हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी वेलकम से ऑल। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, 9th स्टैंडर्ड साइंस में एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है टिश्यूज। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया और समझा कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो बच्चों, इस बात से हमें ये समझ में आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, दैट इज सेल। ठीक है, अब जब टिश्यू की बात करने वाले हैं तो समझना ये है कि बहुत सारी सेल्स जब आपस में मिल जाती हैं, एक सेल दूसरी सेल, ठीक है, इस तरीके से जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलता है और उनके बीच में जो फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं, दो सेल्स के बीच में फ्लूइड, तो ये फ्लूइड्स और ये सेल्स का ग्रुप मिलकर बना लेता है टिश्यू, और टिश्यू करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़नी है। देखिए बच्चे, हम घर के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी कि अगर ये आपका घर है और ये स्मॉल स्मॉल ब्रिक से बना होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बेसिक यूनिट होगी हमारे घर की, दैट इज एक ब्रिक होगी। लेकिन बच्चों, जब ये ब्रिक आपस में मिलकर एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, बहुत सारी ब्रिक्स आपस में मिलती हैं, उनके बीच में जो सीमेंट से, जिसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड्स कह रहे हैं, इस तरीके से आपस में मिलता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पता है कि एक वॉल का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन देता है, एक एरिया से दूसरे एरिया को डिवाइड करता है। मल्टीपल फंक्शंस आपके नजरिए के बेस पे हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी ब्रिक्स जिस तरीके से मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसी तरीके से बहुत सारी सेल्स, उनके बीच का फ्लूइड मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। चलिए, हमने लास्ट चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी बात की थी और वहां पे ये भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिनके एग्जांपल्स दिए थे अमीबा, यूग्लिना, पिरामीशियम, ये सब। तो बच्चों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो एक सिंगल सेल से ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। अमीबा इसका एग्जांपल है, पिरामीशियम, यूग्लिना। आपको ये बताने बच्चों किस किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या कर सकता है? ये मूवमेंट कर सकता है, फूड को ले सकता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, एक्सक्रीशन करता है। बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? वहां पर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और ये सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें आपको बताया कि ये सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि कुछ सेल्स की जो शेप होगी वो इस तरह की होगी, कुछ शेप किस तरह की होगी। इनकी शेप बेस्ड करती है कि कोई फंक्शन क्या करना है। अभी आप आगे देखेंगे कुछ सेल्स की शेप इस तरह की भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेस्ड होती है उनके फंक्शंस के बेस पे। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स के जरिए होता है। इससे हमें कैसे पता चलता है? सिंस these cells carry out only a particular functions, they do it very efficiently। बच्चों, इसको ऐसे समझेंगे जैसे हमने एक सेल से कहा कि तुम बहुत सारे काम करो, तो वो नहीं कर पाएगी बहुत सारे काम, लेकिन हमने बहुत सारी सेल से कहेंगे एक तरह से आप आपस में मिल जाओ, ग्रुप बना लो और एक पर्टिकुलर फंक्शन करो, तो क्या होगा बच्चों? जब ये एक से बहुत सारी सेल्स को एक ही तरीके का काम मिलेगा तो इस काम को वो बहुत एफिशिएंटली करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब टिश्यू फंक्शन करता है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, उसको सिर्फ एक ही काम होता है कि तुम्हें ये करना है, वही काम करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मसल सेल्स होती है उनको क्या काम मिला है? कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का। जो ह्यूमन बींग का हाथ होता है, यहाँ पे मसल सेल्स होती है, हमारी पूरी बॉडी में, तो ये क्या आदत है? इनको रिलैक्स कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये काम दे दिया मसल सेल्स को। नर्व सेल से कहा कि तुम मैसेजेस को कैरी करो, इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाओ। ब्लड सेल से कहा कि तुम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो, फूड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करो, हार्मोन्स को, तो ये काम हुआ ब्लड का। जो प्लांट्स तो सेसाइल होते हैं, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, उनके अंदर भी टिश्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो क्या काम करते हैं? फूड एंड वाटर को कंडक्ट करने का। अब हमें पता है कि जो प्लांट होता है, ये अगर आपका ट्री है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? इस ट्री के अंदर पानी जाता है नीचे जमीन से और जो खाना बनता है वो लीव्स में ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, इस तरीके से। अब जब लीव्स में खाना बन रहा है तो उसको अलग अलग जगह जाना है, स्टेम को भी तो खाना चाहिए, तो लीव से खाना यहाँ पर आता है, लीव से खाना वो खाना यहाँ पर आता है, इधर से ऊपर भी जाता है। तो खाना ले जाने का काम जो ट्री के अंदर करता है वो करता है फ्लोएम। ये भी एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है। अब फ्लोएम को दो काम पड़ेंगे, खाना ऊपर भी लेके जाना, नीचे भी लेके जाना है। तो इसका काम होता है बच्चों बाई डायरेक्शनल। ठीक है, लेकिन जो पानी तो जमीन में नीचे है, ठीक है, सिर्फ नीचे से ही ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये काम मिला है जाइलम को कि तुम्हें पानी लेकर जाना है, तो जाइलम का काम होता है यूनि डायरेक्शन। तो आपको समझ में आएगा कि ये तो जो वैस्कुलर टिश्यूज की हम बात करेंगे, फ्लोएम एंड जाइलम, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जाइलम यूनि डायरेक्शनल, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल। रीजन आपको समझ आ गया? आगे चलते हैं। Multicellular organisms show division of labor. Cells specializing in one functions are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by the clusters of cells in a definite place in the body. अब देखिए बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सेल्स को हमने काम दिया है, इसको हम कहेंगे डिविजन्स ऑफ लेबर। जैसे कि हमने अपने हार्ट से कहा कि तुम पंप करने का काम करो, तो क्या हुआ? हार्ट को सिर्फ पंप करना है ब्लड को। ठीक है, हमने लंग से कहा कि तुम ऑक्सीजन को इधर उधर उसको एक्सचेंज करने का काम करो, प्यूरिफिकेशन का काम करो, लंग्स ने वो काम किया, किडनी को अलग काम दिया। तो बच्चों, ये क्या हुआ? हमने काम को डिवाइड कर दिया है। जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स अपने काम को घरों के अंदर डिवाइड करते हैं कि आपको ये करना है, मुझे ये करना है, उस एफिशिएंट वर्क करने के लिए, उसी तरीके से हमने ह्यूमन बॉडी में कहा कि तुम एक पर्टिकुलर काम करते रहो। तो ये क्या हुआ? इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होता है बच्चों? This means that a particular function हो गया। Now, this cluster of cells called a tissue, वो हमने बात कर ही रहे, arranged designed as to give the highest possible efficiency of the function। देखिए बच्चे, इससे क्या हो रहा है कि जिस तरीके से इन टिश्यू को सेल्स को अरेंज कर करके एक टिश्यू की फॉर्म दी गई है, मान लीजिए आपका लंग्स का फॉर्मेशन बना दिया टिश्यू को अरेंज करके, तो जिस तरीके से उनको बना दिया गया है वो हाईएस्ट पॉसिबल वर्क करेगा। मतलब बेहतर से बेहतर वो इस शेप में, इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर वो नहीं कर सकता, कुदरत ने उसको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। अब ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सारे टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड हमारा फ्लूइड टिश्यू होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज आप पढ़ेंगे।
हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। अब जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में टिश्यू अलग अलग होते हैं, ये मैंने आपको बताया। वजह क्या है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं वजह थोड़ी सी। देखिए हमने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं एक पोजीशन पर, मूव नहीं करते, ठीक है। उन्हें हमेशा ऊपर की तरफ जाना होता है, अपराइट। उनके पास लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि सपोर्टिव टिश्यू की ज्यादा जरूरत है। जबकि और ये सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये डेड सेल्स के बने होते हैं, मतलब वो डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स नहीं होती। एनिमल्स के अंदर बच्चों मूव करना जरूरी होता है क्योंकि उन्हें फूड की सर्च करनी है, मैटिंग करनी है, शेल्टर चाहिए। तो क्या होता है, ऐसे कामों में एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कंपेयर करें अगर हम प्लांट से, तो जो टिश्यूज एनिमल्स के होते हैं वो ज्यादा लिविंग होते हैं, ठीक है। अनदर डिफरेंस बच्चों ये भी आता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर उनका ग्रोथ पैटर्न देखें तो प्लांट्स की एक पर्टिकुलर रीजन पे जाके ग्रोथ लिमिटेड होती है, जबकि एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो बच्चों कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं प्लांट्स के अंदर जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो सर्टेन रीजन पर सिर्फ एक बार डिवाइड करके रुक जाते हैं, ठीक है। इनको हम अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या उनके नाम होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज द ग्रोइंग और नॉट इन द ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। क्योंकि जब हम प्लांट्स के टिश्यूज को क्लासिफाई करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और जब डिवाइड करने के बाद वो परमानेंट बन जाते हैं तो वे इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एट द एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बनना परमानेंट टिश्यू ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेल्स ग्रोथ इन द एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ द डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन द एनिमल। बच्चों एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो ग्रोथ होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी है तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो ऐसा तो नहीं उसका हाथ बड़ा हो जाएगा जैसे प्लांट में होता है, ट्री में एक ब्रांच बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर तो ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्म उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है पूरी बॉडी की। तो वहां पे हम जो सेल्स है उनकी जो डिवाइडिंग वैल्यू है उसको इस तरीके से डिमार्केशन नहीं दे सकते। जैसे प्लांट्स के अंदर हमने दिया कि जो शूट्स है वो बढ़ रही है, रूट्स है वो बढ़ रही है, गर्थ है वो बढ़ रही है ना, और यहाँ पे इस जगह से बढ़ना बंद हो गया है। तो ये प्लांट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन द वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे बताने की कोशिश गई है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्लांट ले लो, आप बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट ले लो और उसकी कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स एनिमल या कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ले लो। तो जो एनिमल्स के या ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। हालांकि दोनों कॉम्प्लेक्स पोजीशन पर हैं, लेकिन यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एक्जिस्टेंस, क्योंकि प्लांट्स कहाँ तक भी मतलब कितने भी इंपॉर्टेंट हो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो, लेकिन एट द एंड उनको जो सेडेंटरी एक्जिस्टेंस होती है वो उनका लोकोमोशन नहीं होता, जबकि एनिमल्स में बच्चों लोकोमोशन होता है। चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा ना प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं आगे हम चैप्टर में तो पढ़ेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखो जो ये है हमारे प्लांट टिश्यूज, और इन प्लांट टिश्यूज को हम डिवाइड करने वाले हैं दो पार्ट्स में, जिनको मैं नाम दूंगी मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक नाम है, एंड दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इनको याद करने का बच्चे वाला एक आसान तरीका है, इनको आप याद कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है। इनको आप याद कर सकते हैं एमपी से। एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर से ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट आप इसे याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मिनिस्टर से आप याद रख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक, पार्लियामेंट से परमानेंट, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है बच्चों। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें तीन तरह के टिश्यूज को मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इनको हम आगे पिक्चर में भी देखेंगे, एंड तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम, ठीक है बच्चों। जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये रूट्स की और शूट्स की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ऊपर वाली टिप पर होगा, नीचे वाली टिप पर। इंटरकैलरी मेरिस्टम आपका नोड्स वाली जगह पर होता है, ठीक है। एंड जो लैटरल मेरिस्टम होता है इससे गर्थ इंक्रीज होती है, जैसे ये आपका प्लांट है तो इस वाले रीजन पर, लैटरल रीजन पर ये होता है। इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई कर लेते हैं, ये सिर्फ मैं फ्लो चार्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। परमानेंट टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में दो आते हैं, एक आता है आपसे तीन, ये आता है पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होता है, थिन 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 इस तरीके से सेल्स बनी होती है, बीच में अच्छा खासा इंटरसेलुलर फ्लूइड्स होता है। दूसरा आपका होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और बच्चों तीसरा होता है स्केलेरेनकाइमा। देखिए स्केलेरेनकाइमा जो है ये आपका डेड टिश्यूज के अंदर आता है। ये जो आपका जैसे कोकोनट की हस्क हुई या फिर आप अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, उनके ऊपर की जो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो स्केलेरेनकाइमा की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बच्चों ये भी चीजें स्केलेरेनकाइमा हार्ड स्टफ प्रोवाइड करता है, ये आप उनके टिश्यू के नाम से ही समझ जाएंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पास जाते हैं तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इनके बारे में मैंने आपको बताया, इसका वर्क होता है बाइडायरेक्शनल, इसका यूनिडायरेक्शनल। बच्चों जाइलम्स में भी हम चार पार्ट्स की बात करेंगे, ट्रेकीड्स की बात करेंगे, और इनमें भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन सा लिविंग होता है, ठीक है। देन आगे बात करेंगे वेसल्स की, देन जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। मैं इनको यहाँ पर डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, कुछ भी आपका पॉइंट मिस नहीं होगा। फ्लोएम के अंदर भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, देन आपकी कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर होता है आपका। तो जो फ्लोएम फाइबर जो होता है ये आपका लिविंग सेल्स होता है, सॉरी ये आपका डेड होता है, फ्लोएम फाइबर ये आपका डेड होता है, बाकी सारे आपके लिविंग होते हैं, ये सारे आपके लिविंग होते हैं। जाइलम की अगर बात करें यहाँ पे तो सिर्फ आपका जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होता है, बाकी आपके सारे डेड होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं।
ठीक है, प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड परमानेंट टिश्यू में। देखिए बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो इसको समझने के लिए आपको 2 अनियन बल्ब लेने हैं, इनको आप दोनों जार में रखेंगे और क्या करना है, आपको डेली इनकी रिकॉर्डिंग लेनी है कि इनकी रूट्स में कितनी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे आप इनकी रूट्स को मेजर करेंगे, जैसे आपने डे 1 मेजर किया, मान लो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आगे आपने क्या करना है, जब डे 4 पर पहुंचे तो आप इसमें जार 2 वाले की जो ग्रोथ है इसको कट कर देंगे, टिप्स को कट कर देंगे। तो वहां पर क्या होगा, जब डे 4 में आपने कट किया तो जार 1 में तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन जार 2 में वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगी एज इट इज, क्योंकि वो आपने कम कर दिया है उसको। उसके बाद क्या होगा, जब आप डे 5 में जाएंगे तो जार 5 की जो 1 है उसकी बढ़ के 5 हो जाएगी, और जो जार 2 में है उसमें बढ़ेगी नहीं, तो जितना था आपकी उतनी ही रहेगी। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है कि टिप पर जो रूट की टिप थी नीचे की तरफ, कुछ उस पर कुछ ऐसा केमिकल था जो उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा था। आपने जब उसको काट दिया तो वो ग्रोथ बढ़ी नहीं, वो वहीं पर रह गई है। ठीक है, ये जो बच्चों हम इसकी बात कर रहे हैं हार्मोन की, ये एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम पर होता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अकर्स ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लोकेटेड ओनली एट दीस पॉइंट। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होती है, हर जगह नहीं होती है, और इसकी वजह है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। जैसे कि टिप्स पर हम देखें तो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये शूट की टिप पर भी होता है एंड रूट की टिप पर भी होता है। लैटरल मेरिस्टेम यहाँ पे गर्थ बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका नोड्स पर होता है। देखिए आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर जैसे यहाँ पे ब्रांच बढ़ रही है, ठीक है, तो पूरा का पूरा पेड़ बढ़ता है, यहाँ पे जो ब्रांच बढ़ रही है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो ये जगह है ना, ये वाली जगह, ये भी तो बढ़ती है ना, यहाँ पे रीजन में ये अब ग्रो है, ये आपकी ब्रांच इधर पहुंच जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बीच में इन दोनों ब्रांचेस के बीच में जो जगह बढ़ रही है, ये जगह बढ़ती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। आई बात समझ में? डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डिवाइड किया। जो नई सेल्स प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम से, वो इनिशियली शुरुआत में तो वो मेरिस्टेम जैसी होती है, डिवाइड करती रहती है, बट एट द एंड बच्चों को मैच्योर होने के बाद आपकी चेंज हो जाती है एंड फाइनली वो परमानेंट बन जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। चलिए, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन ऑफ द स्टेम, रूट्स इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम की जो प्लांट की हाइट होती है उसको बढ़ाती है, रूट्स की हाइट को बढ़ाती है। जैसा कि हमने देखा कि रूट बढ़ना बंद हो गई है। द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम, गर्थ बढ़ाता है लैटरल मेरिस्टेम के जरिए, जिसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों कैम्बियम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका प्लांट्स की नोड्स पर होता है। ठीक है, देखिए जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो बहुत एक्टिव होती हैं, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलर वॉल होती है, पतली पतली सेलुलर वॉल होती है। हमने देखा था कि सेल जो होती है उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल में मिलती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल ज्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो सेलुलोज की जो वॉल होती है ये थिन होती है, किस केस में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। आपको कनेक्ट करते हुए चलना है और इनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए और आप इनको भूले भी ना। देखिए एनसीईआरटी के साथ साथ आप नोट करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। अदर पर्पस से अगर आप स्लाइड्स के जरिए पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। आगे हमें देखना है दे लैक वैक्यूल्स। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है लेकिन वैक्यूल्स नहीं होता। इसका क्या रीजन है, हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूल्स का फंक्शन है वो क्या करता है, वो फूड को स्टोर करता है, उसके साथ साथ वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अब बच्चों जो डिवाइडिंग सेल्स है वो कहती है कि हम इतनी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं कि हमें फूड को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, और हम इतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते जिसको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़े, तो इसी वजह से वहां पर वैक्यूल्स नहीं होते। परमानेंट टिश्यू पर आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मैंने आपको बताया पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो बच्चों देखिए यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फाउंड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब उससे बन जाते हैं तो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और अपनी लॉस करने की एबिलिटी को भूल जाते हैं, और उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। इस तरीके से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी में, बॉटनी के अंदर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, तो डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी लॉस करने की एबिलिटी को छोड़ने के बाद परमानेंट हो जाते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, अगर आपको ये समझ आती है तो आप इसको करके देखें, और नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ईजी है, जैसे हमने अनियन पील वाली की थी, सैफरन नहीं डाला था, ये सारी आप करेंगे और टीचर की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए बच्चे, हमने क्या करना है, कोई भी स्टेम ले लेना, कोई भी आपके पास आसपास पेड़ हो, उसका यहाँ से हम ट्रांसफर सेक्शन, ये वाला सेक्शन काटेंगे। इसमें आपको जो ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इस तरीके से गोल स्ट्रक्चर मिलेगा। उसकी जो पेरीफेरी वाली रीजन है यहाँ पर आपको वैस्कुलर टिश्यू मिलेंगे। मैंने आपको बताया वैस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये वाला रीजन है फ्लोएम का, एंड ये वाला रीजन है जाइलम का। इसके बीच में जो होता है ये कैम्बियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है किसी भी ट्री की, आप सबसे बाहर की, इवन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी जो सबसे बाहर वाली हमारी लेयर होती है ये एपिडर्मिस होती है, हमारी स्किन को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये एपिडर्मिस हुई, उसके बाद हुआ कॉलनकाइमा, देन पैरेन्काइमा। ठीक है, ये आ गया वैस्कुलर टिश्यूज। अच्छा बच्चों, पैरेन्काइमा की आपको यहाँ पर हम बात करेंगे तो बताते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं बहुत कॉमन टिश्यू होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। ये बहुत अनस्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। इनकी जो सेल्स होती है वो बहुत स्पेशलाइज नहीं होती, थिन सेल वॉल होती है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे लिखकर उसके अंदर लिखेंगे पैरेन्काइमा फर्स्ट। पैरेन्काइमा के अंदर जो भी यहाँ पे बातें बता रही हूँ आपको लिखनी है कि ये बहुत ही अनस्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, इनके पास थिन सेल वॉल होती है, उसके बाद ये लिविंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। इनकी जो सेल्स है वो लूजली अरेंज होती है, लार्ज स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होता है इन टिश्यूज के अंदर, और ये जनरली फूड स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप इनको देखेंगे पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ये सेल्स है इनके बीच में इंटरसेलुलर फ्लूइड्स बहुत ज्यादा है। अगर हम इसमें एक चीज देखें कि अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, कुछ
कुछ जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें अगर क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है तो उस पेरेन्काइमा को हम कोलेनकाइमा कह देंगे। जो बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके अंदर कैविटीज मौजूद होती है, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, तो जहाँ पर ये चीजें मौजूद होती हैं वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, तो उन पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम पेरेन्काइमा कहेंगे। तो जब आप पेरेन्काइमा की बात करेंगे तो उसको आप डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि ये लिख देंगे कि पेरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो क्लोरेन्काइमा और अगर एयर स्पेसेस मौजूद है तो एरेन्काइमा। जो बच्चों प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो किस टिश्यू की वजह से मिलती है? कोलेनकाइमा। अब हम अगला पॉइंट डालेंगे नंबर 2 कोलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इस तरीके से आपको बनाने हैं नोट्स अपने। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप प्लांट का टेंडल्स देखो, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बिना ब्रेक हुए कितने ऊपर तक चढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जो टिश्यूज होते हैं लीफ स्टॉक्स में, एपिडर्मिस में, तो यहाँ पर आपको कोलेनकाइमा टिश्यू मिलेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लीविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिक्ड एट द कॉर्नर। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर हम पिक्चर में भी देखेंगे कि कोलेनकाइमा का पिक्चर है, ये थिक्ड होती है यहाँ पर, इनकी जो होती है वॉल थिकनिंग, जबकि पेरेन्काइमा में क्या थी? थिन वॉल थी यहाँ पर, ठीक है। सेल वॉल, ये वैक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड न्यूक्लियस आपको सब सेल्स में मिलेगा, ठीक है। इरेगुलरली थिक्ड मतलब रेगुलर फॉर्म में थिक्ड नहीं होती, इरेगुलरली, कहीं पर ज्यादा थिक्ड है कहीं पर कम थिक्ड है, इरेगुलरली थिक्ड, ठीक है। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अगर हम पेरेन्काइमा से कंपेयर करें तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। अगला पॉइंट आते हैं स्केलेरेन्काइमा। देखिए स्केलेरेन्काइमा में इन्होंने 2 सेक्शन काट कर दिखाए हैं। यहाँ पे हमें पहला सेक्शन दिखाया ट्रांसफर सेक्शन काट के और दूसरा लॉन्गिट्यूडल। अगर आपको अपनी नोटबुक में इसके डायग्राम बनाने हैं तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे थिक लिग्निफाइड वॉल। जब हम स्केलेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये डेड टिश्यू होता है और यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, लिग्निन का। यहाँ पे नेरो ल्यूमेंस आप इसका ये वाला लॉन्गिट्यूडल सेक्शन दिखाएंगे, लिग्निफाइड थिक वॉल। तो बच्चों अनदर टाइप का जो परमानेंट टिश्यू होता है दैट इज स्केलेरेन्काइमा। ये प्लांट्स को हार्ड एंड स्टफ बनाता है। जब हम हस्क की बात करेंगे कोकोनट की, ये मैंने पिक्चर लगाई है, कोकोनट का हस्क में आप देखेंगे आपको स्केलेरेन्काइमा मिलेगा। ये स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू डेड होते हैं, लॉन्ग एंड नेरो सेल्स इनमें होती है। जो थिकनिंग होती है वो लिग्निन की होती है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो सिर्फ पेरेन्काइमा में ही ज्यादा होता है, इनमें तो बिल्कुल कम होता है, ना कि बराबर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, इन द वीन्स ऑफ लीव्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। तो जो मैंने आपको बताया कि ये क्या हार्डशिप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आपको करना है कि क्या करना है, ये फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो ये सब लेके आप उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसकी एक स्लाइड्स बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ये आप एक्टिविटी करके मुझे बताइए कि आपको क्या मिला। जब आप ये सब चीजें करेंगे तो बच्चों आपको आउटर मोस्ट लेयर दिखेगी जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर की बनी होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ड्राई हैबिटेट होता है, वहाँ पर ये एपिडर्मिस आपकी थिक होती है। तो ड्राई हैबिटेट आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है बाहर की लेयर वो बहुत मोटी होती है। इसका क्या रीजन होता है कि पानी बाहर से, जो पेड़ के अंदर पानी वो बाहर ना निकल पाए, क्योंकि पेड़ को तो पानी की जरूरत है। ड्राई हैबिटेट में पानी कम होता है तो पानी का लॉस ज्यादा ना हो, इसलिए जो एंटायर सरफेस होती है ऐसे प्लांट्स की, जो एपिडर्मिस की होती है वो बहुत थिकन होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, एपिडर्मिस का काम क्या होता है? पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ जो एरियल टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। इनकी जो बाहर की लेयर्स होती है वहां पे ये वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करती हैं और वाटर रेजिस्टेंस के पानी जो है पानी को रेसिस्ट कर सके, इस तरह का एपिडर्मिस ऊपर की तरफ से सब्सटेंस रिलीज करती है। इससे क्या होता है बच्चों, ये प्रोटेक्शन मिलती है प्लांट को कि पानी का लॉस ना हो, मैकेनिकल इंजरी ना हो, कुछ इन्वेजन ना हो बाहर की पैरासाइट से, पैरासिटिक फंजाई से। एक्चुअल में काम क्या हुआ एपिडर्मिस का, ओवरऑल हम कह देंगे प्रोटेक्शन रोल प्ले करती है, ठीक है। जो एपिडर्मिस टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, लगातार होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ज्यादातर एपिडर्मस सेल्स जो होती हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होती हैं, इस तरीके से फ्लैट होती हैं एपिडर्मिस सेल्स ज्यादातर। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स। जो इनकी आउटर वॉल्स होती हैं, बाहर की वाली वॉल्स और साइड वॉल्स, वो ज्यादा थिकर होती हैं इस कंपेयर टू इनर वॉल्स। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores called the stomata. तो बच्चों अभी तक हम ट्री की बात करें, तब हम लीफ के अगर ऊपर देखें तो वहाँ पे भी ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होती है और उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा 2 किडनी शेप्ड सेल से गार्डेड होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये नेसेसरी होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में विद द एटमॉस्फेयर। बच्चों अगर आपने पढ़ा हो कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन जब वाटर का लॉस होता है, वाटर वेपर निकलते हैं, तो ये भी स्टोमेटा के जरिए ही पॉसिबल होता है। ट्रांसपिरेशन से क्या फायदा होता है, यहाँ पर पूछा गया। ट्रांसपिरेशन से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे कूलिंग होती है, प्लांट्स को कूलिंग मिलती है। उसके साथ साथ जो वाटर है, मिनरल्स है, उनका बैलेंस कर पाता है प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, CO2 गैस रिक्वायर्ड होती है जो हम रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ते हैं और फिर ये ऑटो में कन्वर्ट हो जाती है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। जो बच्चों रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होती है उनका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। वहाँ पे लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। देखिए ये अगर आपकी रूट है प्लांट पे तो यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, और इनमें रूट पे स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। इनसे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इतना ये रूट पानी नहीं लेके जा सकते जितना ये रूट हेयर्स स्मॉल स्मॉल कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू पानी पूरा प्लांट तक पहुँचा देते हैं। बच्चों जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मस होती है वो थिक वैक्सी कोटिन की होती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने स्क्लेरेन्काइमा में किस चीज़ की बात की थी, लिग्निन की बात की थी, तो ये केमिकल्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम वैक्सी कोटिन क्यूटिन की बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट में। इससे क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है। तो बच्चों आप जब भी हम ड्राई हैबिटेट डेजर्ट
डेजर्ट हैबिटेट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ऐसे ही सब्सटेंस की बात करते हैं जो पानी का जो वाटर प्रूफ होते हैं, पानी का कम लॉस हो। तो अगर प्लांट के अंदर पानी का कम लॉस हो, इसी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ये मॉडिफिकेशन होता है। आउटर लेयर जो ब्रांच की होती है ट्री की, वो डिफरेंट होती है अदर स्टेम की वजह से। इसका क्या रीज़न है बच्चों, जैसे ही प्लांट जो है वो ग्रो करता है तो उसकी जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसमें चेंजेस आते हैं, सर्टेन चेंजेस आते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म द लेयर्स ऑफ द सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर। कोर के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये डेड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं होता, और इसमें जो सब्सटेंस होता है उसको हम सुबेरिन कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेड़ की जो वॉल होती है, बाहर की तरफ जो लेयर्स होती है, वो इम्परवियस हो जाती है गैसेस एंड वाटर के लिए। तो हमने पढ़ा कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, स्टोमेटा के लिए हो रहा है। पूरा पेड़ थोड़ी गैसेस का एक्सचेंज करेगा, स्टोमेटा कर रहा है। पानी का एक्सचेंज किसके जरिए होता है, जाइलम पानी लेकर नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से पॉसिबल होती है। प्रोटेक्टिव लेयर बाहर की दिखा रखी है, कोर सेल्स हैं, रप्चर्ड एपिडर्मिस है। डायग्राम अगर आपको बनाना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें 2 टिश्यू पढ़ने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए बच्चे, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे वहाँ पे हमने देखा था कि 1 टाइप्स ऑफ सेल्स थी जो एक दूसरी दिख रही थी, इसी वजह से हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा। जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं अलग अलग टाइप की, वो कोऑर्डिनेट कर लेती हैं एक साथ कि हम एक साथ फंक्शन करेंगे, अलग अलग सेल्स भी आपस में मिल जाएंगी। जैसे कि जाइलम फ्लोएम मिलके एक परमानेंट टिश्यू बना लेता है जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और काम क्या होता है, कंडक्टिंग करना होता है टिश्यूज का। दोनों का काम कंडक्टिंग टिश्यू है ना, कि जाइलम क्या कर रहा है, पानी लेके जा रहा है, फ्लोएम फूड को लेके जा रहा है। इनको हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं वैस्कुलर बंडल। तो बच्चों, वैस्कुलर टिश्यूज में जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट में, उसके अंदर क्या होता है, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल दियर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सिर्फ वैस्कुलर टिश्यूज़ ही ऐसी चीज़ है जो प्लांट्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उसको रहने काबिल बनाती है, उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी को बढ़ाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जाइलम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर मौजूद होते हैं। आपका जाइलम फाइबर जो होता है ये भी डेड होता है, वेसल्स भी डेड होती हैं, ट्रैकेट्स भी डेड होती हैं, जबकि आपका जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है। लेकिन एकदम कंप्लीटली डेड नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से डेड हो जाते हैं। जब ट्रैकेट्स एंड वेसल्स इनमें थिकन वॉल्स होती हैं, और जब ये मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब डेड्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रैकेट्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वेसल्स का ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल पिट्स होते हैं, यहाँ पर भी पिट्स आप देख रहे हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के। उसके बाद दीज अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इनसे क्या होता है, जाइलम की बात कर रहे हैं तो पानी की बात करेंगे, तो क्या करते हैं, ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वर्टिकली। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर ये सपोर्टिव होता है फंक्शन में। फ्लोएम की बात करें तो इसमें 5 तरह की सेल्स मौजूद होती हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब। बच्चों, जो सीव सेल्स सीव ट्यूब, इनको अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। हमने सीव सेल्स की बात की थी क्योंकि जनरली हम सीव के पार्ट्स की बात करते हैं, उसी में सेल्स एंड ट्यूब्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप की कही है, तो आप 5 टाइप की याद रखेंगे, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स एंड ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जिनकी परफोरेटेड वॉल्स होती है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो सीव ट्यूब्स, ये इनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं यहाँ पर। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बताया कि पत्तियों में खाना बनता है, वहाँ से प्लांट फूड जो है अलग अलग पार्ट्स में जाता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर द लिविंग सेल्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर आपका डेड होता है, बाकी सारे लिविंग सेल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर बच्चों मैंने अलग से यहाँ पर लगाया आपके समझने के लिए, कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। देखिए ये यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपके सीव प्लेट्स हो गई, ठीक है, सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स यहाँ पर, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, देन फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर आपका डेड होता है, इसको आप क्रॉस से ये आप ऐसे याद रखेंगे ताकि आपको आगे याद रहे। ठीक है बच्चों, अब हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू का भी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ, जैसे हमने अभी बात की थी। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप अपने पास रखिएगा तो आपको आगे आसानी होगी पढ़ने में। एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, डिटेल्स में हम चैप्टर के थ्रू ही पढ़ेंगे, बस यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। देन कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद होता है बच्चों नर्वस टिश्यू, जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ एपिथेलियल टिश्यू को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब होता है आपका स्क्वैमस टिश्यू, ओके, ये लोकेशन के बेस्ड पे। देन क्यूबोइडल टिश्यू, ओके, अलग अलग जगह पर मौजूद होते हैं। देन कोल्यूमिनार टिश्यू, ये सरफेस वाले टिश्यूज़ हैं सारे, जो अंदर की बाहर की लाइनिंग बनाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे सीलिएटेड टिश्यू। बच्चों कुछ जगह पर ग्लैंडुलर टिश्यू की भी बात आई है, लेकिन एनसीईआरटी के जरिए जाएंगे तो 4 टिश्यूज़ की बात है। मस्कुलर टिश्यू में हम देखते हैं तो हमारे पास 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है स्ट्राइटेड टिश्यू, जिसको हम जिसके अंदर वॉलंटरी मसल्स होती हैं। दूसरा होता है आपका अनस्ट्राइटेड टिश्यू,
ठीक है, अनस्ट्राइटेड टिश्यू जिसमें इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और उसके बाद होता है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू आपके हार्ट मसल्स में मिलता है, ठीक है। देन कनेक्टिव टिश्यू में हम फ्लूइड टिश्यू के बारे में बात करेंगे, तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ आपका कनेक्टिव टिश्यू है, देन बोन आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज। बच्चों सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाते हैं। एरियोलर टिश्यू, जो स्पेस होता है बीच में, उसमें एरियोलर टिश्यू होता है। देन एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे फैट टिश्यू सेल्स होती हैं, हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू मिलेगा। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन से बोन को जोड़ता है। टेंडन, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन क्या होता है, जो मसल से बोन को जोड़ता है। नाउ एनिमल टिश्यू में लिखा है व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अ चेस्ट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो अपने चेस्ट को फील कर पाते हैं। किसकी वजह से हो पाता है बच्चों? देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो हमारा स्टमक है उसके जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपका फंडस पार्ट होता है, कार्डियक वाला बॉडी वाला पार्ट्स होता है। खैर ये जो पार्ट है इनको इन्होंने अंदर की तरफ से इसका दिखाया है कि क्या ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स को दिखाया गया है कि बहुत सारी स्मूथ मसल सेल, एक पर्टिकुलर स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पर है। इसलिए अगर आपसे लोकेशन पूछे स्मूथ मसल सेल्स की, तो ये इनर लाइंस होती है हमारे स्टमक की, ठीक है। अब इसके फंक्शंस के बेस पे जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू हुआ, मसल्स मस्कुलर टिश्यू हुआ, तो जो टिश्यूज को हमने डिवाइड किया एपिथेलियल टिश्यू, उसमें 4 टाइप के टिश्यू थे, स्क्वामस, ब्रोकियोबोडियल, कॉलमनार एंड सीलिएटेड। तो बच्चों जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे बाहर की, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। जो हमारी स्किन है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग के एल्वियोलाई है, किडनी ट्यूब्स, इन सब की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर जो हमारे इजोफेगस है, जो लाइनिंग है माउथ की, वो कवर्ड होती है स्क्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। देन आगे देखेंगे द स्किन विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्क्वामस एपिथेलियम की स्किन एपिथेलियम अरेंज इन द मेनी लेयर्स। जब ये एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स में अरेंज हो जाता है एंड वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरह का एपिथेलियम हमारा कहलाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। जब हम एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन की बात करते हैं इनर लाइन में, जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें विलाइस होती है, उसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, तो वहाँ पे लंबी लंबी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है, जिनको हम कॉलुमिनार एपिथेलियम यानी कि पिलर लाइक एपिथेलियल, जो फैसिलिटेट करती है मूवमेंट को अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा वहां पर आपको कॉलुमिनार एपिथेलियल। तो आपको पता चला कि फंक्शंस के बेसिस पर हम उनके उनका स्ट्रक्चर जो है फंक्शंस के बेस पर होता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उस पे आउटर सरफेस एपिथेलियल सेल्स पे, तो जहां पर सिलिया मौजूद होता है, जब आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे, नेसल ट्रैक की बात करेंगे, तो वहां पर आपको सिलिया मिलेगा, ठीक है। ये सिलिया क्या करता है, जो मूवमेंट्स होता है उसको पुश करता है, म्यूकस को फॉरवर्ड करने के लिए, उसको क्लियर आउट करने के लिए। तो इस तरह का एपिथेलियल को हम सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल कहेंगे, और ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलेगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम, आपको ये क्यूब शेप का एपिथेलियम होता है, जो हमारी किडनी की लाइनिंग्स पर होता है, ट्यूबल्स पर होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। बच्चों इनके जो एग्जांपल्स है, लोकेशन है, इनको अलग अलग करके लिखना कि क्यूबोइडल, यहाँ पे क्यूबोइडल का स्ट्रक्चर है और उसके बाद उसका फंक्शन, ऐसे आपको लिखना है। किसका टाइप है, एपिथेलियल का। एपिथेलियल एनिमल टिश्यू, ऐसे आप लिखेंगे। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन इज ग्लैंड सेल्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्लैंडुलर टिश्यू की भी हम बात करते हैं, तो जहां पर ग्लैंड सेल्स होती है वो कुछ सब्सटेंस को सेक्रेट करती है, उनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लू हमें कैसे पता चलता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इंट्रोडक्शन में ही मिला था इस चैप्टर के, हमने ब्लड के बारे में बात की थी। बच्चों ब्लड के रेस्पेक्ट में मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, पूरा ब्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, डेंस, रिजिड भी हो सकता है लेकिन डेंस होता है ज्यादातर। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। देखिए जो ब्लड का टाइप से, ये कॉम्पैक्ट बोन, हाइलाइन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, ये सारे एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ब्लड्स के बारे में देखेंगे तो जो ब्लड कार्पसेस होती है, व्हाइट कार्पसेस, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसीज मौजूद होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया गया, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये बच्चों सारे एग्जांपल्स आपको, प्लेटलेट्स अलग होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स अलग होती हैं, ब्लड का व्हाइट ब्लड सेल्स ये सारी दिखाई गई हैं। देन हार्वेशन केनाल, जो कि हमारी बोन्स के अंदर होती हैं, ये ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है इनका स्ट्रक्चर भी। में आपको हाइलाइन कार्टिलेज दिखाया गया, तो ये हाइलाइन मैट्रिक्स है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। अब आपसे पूछे कॉन्ड्रोसाइट्स कहां पर होती है, तो हाइलाइन कार्टिलेज में। ओस्टियोसाइट्स जो कि बोन सेल्स होती हैं, कहां पर होती है, बोन सेल्स में। यहाँ पर आपके सामने एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल है, जिसमें कोलेजन फाइबर, मैक्रोफेजेस, रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ। देन फैट टिश्यूज में एडिपोसाइट्स होती है, स्किन के लिए इसके नीचे होती है। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो बोन का फंक्शन होता है, बोन का फंक्शन क्या होता है, इलास्टिक होता है। हमने देखा था जब हमने मैटर की बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सॉलिड का फंक्शन इलास्टिक, हमारी बोन भी सॉलिड होती है तो यहाँ पे इलास्टिक नेचर होगा। इस तरीके से हम साइंस को कनेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। लिगामेंट का काम क्या होता है, ये बोन से बोन को जोड़ता है, बोन विद द बोन। टेंडन का काम मसल से बोन को जोड़ने का, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये टेंडन आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो एरियोलर टिश्यू की हमने बात की, ये कहाँ पर होता है, आपकी स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, नर्व्स के चारों तरफ, बोन मेरो में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फेट टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर फेट, एडिपोज टिश्यू फेट से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हमारा
हमारा फैट स्टोर होता है स्किन के नीचे, ठीक है। इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये इंसुलेटर का काम करता है, हमें ठंड नहीं लगती जब ज़्यादा फैट होता है जिस एरिया पे वहाँ पर ठंड नहीं होती, इसलिए मोटे लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। तो बच्चों जो मसल्स होती है उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। एक्टिन मायोसिन या बाद में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। अभी आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन याद करनी है, क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करती है। अब देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका स्ट्राइटेड टिश्यू का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको ये कुछ क्या मिलता है, ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं उनको स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे। मोस्टली अटैच टू द बोन से अटैच होती है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इनमें कुछ बैंड्स हमें दिखेंगे, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ये आप देख रहे हैं डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। तो इस तरह का जो स्ट्राइशंस होता है उसकी वजह से हम जब हम स्कैन करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, वो लंबा प्रोसेस है, तो उस वजह से हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। इसकी वजह से उन बैंड्स के दिखने की वजह से, उन बैंड्स के स्ट्राइशन की वजह से हम उनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे टिश्यूज होते हैं बच्चों, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। आगे आपसे एक्सरसाइज है तो आपको याद रखना है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी। अनब्रांच क्यों करें, इनमें ब्रांचिंग नहीं हो रही। जबकि हम इस वाले टिश्यूज की अगर बात करेंगे कार्डियक मसल्स की, तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखेगी। आगे हम देखते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जैसे कि हमारी ईजोफेगस हुई, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत होता है। ऐसी जगह पे इनवॉलंटरी मसल्स, आपने खाना खाया तो आप ऐसे थोड़ी खाने को चलो तुम रुक जाओ कुछ देर के लिए गले के अंदर, उसके बाद पेट में जाना, ऐसा थोड़ी होता है। वो इनवॉलंटरी होता है, खुद से पेट के अंदर चला जाता है। तो इस तरह की जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके ईजोफेगस, आईज में, यूरेटर में, आपके ब्रोंकाई में, यहाँ सब में मिलती है। इनकी स्पिंडल शेप होती है, अभी हमने देखा था ये वाली शेप होती है इनकी स्पिंडल शेप, बीच में एक न्यूक्लियाई होता है, यूनि न्यूक्लियस, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है ना, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। देन हैविंग सिंगल न्यूक्लियस एंड आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। ओके बच्चों, जो मसल्स होती है हार्ट की, ये वाली आपकी हार्ट की मसल्स है, इनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करती हैं, ये भी इनवॉलंटरी होती है, हमारी मर्जी से नहीं चलती। हार्ट मसल्स के अंदर ही सिलेंड्रिकल होती है ब्रांच, और इनमें भी यूनि। नाउ इस एक्सरसाइज में आपको कंपेयर करना है इन सारी मसल्स के बीच में स्टार्टेड, स्मूथ एंड कार्डियक। यहाँ पे आपको शेप बतानी है। स्टार्टेड की हमने शेप पढ़ी है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, पोजीशन कहाँ होती है, पेरीफेरी पर होती है, यहाँ पर पोजीशन आपकी सेंट्रल में होती है। तो आपको इनको सबको भर के मुझे बताना है। नर्वस टिश्यू की बात कर लेते हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें एबिलिटी होती है, जो नर्वस टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं उनमें स्टिमुलाई की एबिलिटी होती है कि जैसे ही आपने, ये बहुत हाईली स्पेशलाइज होती हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे ही आपने अपने फायर को टच किया तो आपको फौरन पता चल जाता है आपके ब्रेन में कि यहाँ से हाथ हटा लेना है, हमने फायर को टच कर लिया, ठीक है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, आपका हाथ कट हो जाता है। तो इससे बच्चों क्या होता है, ये जो इम्पल्स हमारे ब्रेन को मिलते हैं ये नर्व सेल्स के जरिए मिलते हैं। नर्व सेल्स आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स, ये सारी कंपोज होती है नर्वस टिश्यूज में, ठीक है। इसी इसका स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूरॉन की यूनिट होती है, यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ से इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है आपका, एक जोन, नर्व एंडिंग, ये सेल बॉडी होती है पूरी, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पर इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, उनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके बाद लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डेंड्राइट जिनको हम कह रहे हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, हर एक न्यूरॉन्स का सिंगल लॉन्ग पार्ट्स होता है जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। और इसके में एक्सॉन्स, मैनी शॉर्ट्स ब्रांच पार्ट्स होते हैं जिनको डेंड्राइट्स, यहाँ पर ये ब्रांच पार्ट डेंड्राइट्स होते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर नर्व सेल्स 1 मीटर लॉन्ग की लंबी हो सकती है। कुछ नर्व सेल्स फाइब्रस होती हैं जो एक साथ मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना लेती हैं। इनके जो सिग्नल्स पास होते हैं नर्व फाइब्रस के, उनको हम नर्व इम्पल्स कहेंगे। नर्व इम्पल्स अलाउ करते हैं कि मूव कर सके मसल्स को, कि हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। इनका फंक्शंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स मसल टिश्यू इज द फंडामेंटल ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इनका जो फंक्शंस होता है वो मसल सेल के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इसी की वजह से एक एनिमल्स अपने स्टिमुलाई की वजह से मूव हो पाता है। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा, टिश्यू ग्रुप्स होता है सेल्स का जो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग होते हैं, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू भी डेराइव हुए हैं वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। पेरेन्काइमा के अंदर आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा, ये 3 टाइप के सिंपल टिश्यू थे। जाइलम, फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे। एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू पढ़ा। डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया स्क्वामस, क्वाबिटल, कोल्यूमिनर, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर में। जो डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर, उसमें एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड, स्टार्टेड एंड अनस्टार्टेड कार्डियक, ये सारे मसल्स टिश्यू के एग्जाम्पल है। नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन्स के बने होते हैं और रिसीव करते हैं एंड कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को। दैट्स ऑल।